नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को लेकर के भी सीएम नायब सैनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में सीएम नायब सैनी ने कच्चे कर्मचारियों को लेकर के ऐलान किया कि अब हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर ही वेतन मिलेगा। इसके साथ ही कच्चे कर्मचारियों को रिटायर होने तक उनकी सेवा सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। आज के इस बड़े मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में कच्चे कर्मचारी खुद को पक्का करने की लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, तो सरकार ने भी इस पर विचार करते हुए गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कच्चे कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को सुरक्षित किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगा, अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी का भी लाभ मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के भी पात्र होंगे। सीएम ने कहा कि जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे अधिक का समय हो गया है, उन्हें सरकार की इस पॉलिसी का लाभ मिलेगा। उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह 8 साल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 10% अधिक वेतन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी कच्चे कर्मियों की नौकरी को सुरक्षित करने का फैसला लिया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार कच्चे कर्मचारियों के हित में लगातार काम कर रही है। बहरहाल चुनाव से पहले सीएम ने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित कर एक बड़ा ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस बीच देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस फैसले का बीजेपी को आगामी चुनाव में कितना फायदा होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीपू पोड़िया जी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेजेपी से प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कर्मचारी नेता हैं अमित ढिल्लो, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं प्रियदर्शनी जी आपसे ही शुरुआत करता हूँ। सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है और अब ये कर्मचारियों के लिए जो फैसला लिया है, किस तरह से देखा जाए इसे? क्या ये चुनावी चाल है? सारे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। मुझे लगता है कि अगर हम इसको चुनावी स्टंट बोलेंगे तो ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। और इसके मैं आपको एग्जाम्पल्स बता सकती हूं कि क्यों ये गलत होगा, इसके पीछे क्या कारण है। पहले तो मैं यहाँ पे आपके मंच से, आपके टेलीविजन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, कि जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं जनता के लिए। आज जनता समझ गई है कि हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके द्वार हम कभी भी जा सकते हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि जनता की रियलिटी यानी कि ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने NHM के कर्मचारियों को जो हड़ताल थी उसे रोक करवाई,
और 6th पे कमीशन पे वो ऑलरेडी थे। जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दे रही हूं कि या बोल रहे कि क्या ये चुनावी स्टंट है। तो आप एक बात बताइए कि 6th पे कमीशन पे तो एनएचएम के कर्मचारी जो थे वो 2018 में ये फैसला लिया गया था। 2018 में तो कोई चुनाव नहीं था। आज जिन महिलाओं को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, आप ये सोचिए उन देवियों में, उन महिलाओं में, उन माताओं और बहनों में क्या खुशी की लहर होगी। ये एक सपना हुआ करता था, ये एक सपना था जो कि आज पूरा कर पाया है अगर कोई, तो नायाब सिंह सैनी की सरकार कर पाई है। परिवार पहचान पत्र के ऊपर इन लोगों ने बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन कांग्रेस अपना वक्त भूल गई, अपना टाइम भूल गई है कि किस तरीके से इन्होंने जो फैसले लिए और किस तरीके से इन्होंने, जब इनका समय था तो किस तरीके से कच्चे कर्मचारी जब इनके पास आए थे तो ओपन फायरिंग करवा दी गई थी हुड्डा साहब ने। आज हमारे मुख्यमंत्री जी इस तरीके की सौगात दे रहे हैं। वो कच्चे कर्मचारी जो कब से ये डिमांड कर रहे थे कि हमें पक्का किया जाए, आज वो पक्के हो गए हैं। तो आप ये सोचिए कि जिस किस्म के फैसले इस समय सरकार ले रही है या जिस तरीके से 10 साल में हमने काम किया है, आज वो हरियाणा प्रगति की तरफ जा रहा है। आज चंडीगढ़ अगर आपको जाना पड़ता है तो मैं आपको बता दूं हितेंद्र जी, पहले जब चंडीगढ़ जाना पड़ता था तो सुबह निकलते थे, शाम को पहुंचते थे। आज 4 घंटे के अंदर आप गुड़गांव से चंडीगढ़ की यात्रा कर सकते। बातें भी होंगी चर्चा में, अभी बहुत वक्त है, अभी शुरुआत है। तो मैं सबसे पहले जो कर्मचारी नेता हैं अमित ढिल्लों जी, उनसे ही प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उन्हीं के लिए जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। अमित जी, किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? बधाई हो आपको, जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करने का फैसला सरकार ने लिया, लेकिन क्या इस फैसले से संतुष्ट हैं? इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सरकार ने, हमने सरकार से बातचीत करी, उस टाइम सीएम साहब से बोला था कि पार्ट 2 के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, जिसमें सभी पार्ट 2 के साथी कर्मचारियों को उसमें लिए जाए। लेकिन सरकार ने ये एक्ट लाकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमने धरना दिया था करनाल में लगभग 15 दिन तक सेक्टर 12 के सामने। उस समय ओएसडी साहब ने हमारी मीटिंग खुल्लर साहब से भी करवाई थी और सीएम साहब से भी करवाई थी। उन खुल्लर साहब ने भी और सीएम साहब ने भी, दोनों ने हमारे को आश्वासन दिया था कि हम आपको रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाकर नियमित करेंगे। लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और हम अब दोबारा से सड़कों पर आएंगे। पार्ट 2 के समस्त कर्मचारी इस एक्ट का विरोध करते हैं। जी, तो सुना आपने प्रियदर्शनी जी, कर्मचारी अभी भी संतुष्ट नहीं। देखिए, हो सकता है कि देखिए कुछ एक ऐसा वर्ग हो सकता है जो संतुष्ट ना हो। ये एक ऐसा फैसला है जिसमें मुझे लगता है कि जिस किस्म से स्वागत किया जा रहा है लोगों का, क्योंकि मैं भी ग्राउंड रियलिटी जानती हूँ, ग्राउंड में रहती हूँ और मैक्सिमम नेताओं से, कर्मचारी नेताओं से मेरी भी बातचीत रहती है। उनमें तो एक आम कर्मचारी नेताओं में तो बहुत ज्यादा खुशी की लहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हुड्डा साहब के समय पे या इनेलो के समय पे बिचौलिया यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ही सारे फैसले लेते थे और वहीं एक तरह से आउटसोर्स किया जाता था कच्चे कर्मचारियों को। शायद ये मेरे भाई अमित भाई ये सारे दिन भूल गए हैं। आज कम से कम आज कच्चे कर्मचारी पेरोल पे है, उनको अपनी तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी। मुझे लगता है सरकार के ऐसे कदम का इनको स्वागत करना चाहिए, ना कि उसको क्रिटिसिज्म करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव के मौसम पर इस तरह का फैसला लिया गया। सुरेश रोड जी हमारे साथ कांग्रेस से, आपको क्या लग रहा है सुरेश जी, ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया कर्मचारियों के कितना हित में है और कितनी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया? जी हितेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये चुनाव को ध्यान में रखकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो टक्कर कांग्रेस पार्टी ने दी 5 सीटों पर, 5 सीटों पे उनको बुरी तरह से हराया है, तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। इसका बड़ा उदाहरण इसलिए है, अगर ये कर्मचारियों के हितों की चिंता करते तो मनोहर लाल खट्टर जी भी ऐसा फैसला समय रहते ले सकते थे। 9.5 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा जब भी कर्मचारियों ने अपने हकों की आवाज उठाई तो नियत से कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए, चाहे डॉक्टर हों या एमएसएम वाले कर्मचारी हों या थर्मल पावर स्टेशन के हों। उन्होंने भी पीछे अभी मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए वो हिसार से चल के, सिरसा से चल के वहां तक पहुंचे थे पैदल मार्च करके भी। तो तमाम कर्मचारियों के साथ सरकार का नजरअंदाज करने वाला सलूक रहा है। और अब चुनाव सिर पर आकर अब इनको कर्मचारियों के लिए घोषणा करनी भी पड़ रही है
और भी जैसे एमएसपी की बात भी करने लगे हैं कि किसान की फसल हम 10 और फसल एमएसपी पे खरीदेंगे, जबकि उस 10 फसलों के नाम बताने में ये शर्मा रहे हैं, क्योंकि उन फसलों में नारियल की फसल भी है। जो नायब सिंह सैनी जी ने हितेंद्र की घोषणा की 10 फसलों को 14 पहले 10 अब कि हम एमएसपी के रेट पे खरीदेंगे, उसमें नारियल की फसल भी है। नारियल हरियाणा में 1 क्विंटल भी पैदा नहीं हुआ। मनोहर लाल खट्टर के शपथ लेने से लेकर आज नायब सिंह सैनी जी के शपथ लेने तक 9.5 साल में 1 क्विंटल भी अगर कहीं नारियल पैदा हुआ हो तो बताओ। ऐसे नारियल की फसल के ऊपर आप वाहवाही लूट रहे हैं कि अब कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। चलिए, तो मैं एमएसपी पर कम से कम हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम आज कर्मचारियों के फैसले पर चर्चा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ, कर्मचारियों के साथ भी वही हो रही है। जैसे नारियल की फसल पे एमएसपी की बात कही, ऐसे ही कर्मचारियों को भी झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। जैसे पहले देवी के मेले पे जाते थे, वो खिलौना मिलता था चाबी भर के, वो फुट 2 फुट चलता था, वही खेल ये अब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा कर्मचारी विरोधी रही है और कर्मचारी इस पे विश्वास नहीं प्रकट कर रहे। विपक्ष की बात छोड़ दीजिएगा, अभी हम तो आपके हरियाणा न्यूज को ही स्वीकार कर लेते हैं। आपके चैनल पे क्या हुआ, अभी हमारी प्रवक्ता साथी प्रियदर्शनी जी जो बात कह रही थी और कर्मचारी संगठन उसके उल्ट बोल रहे हैं। यानी कर्मचारियों को ये बात हजम नहीं हो रही कि बीजेपी कभी भी उनके हित की बात नहीं कर सकती है, कर्मचारी जानते हैं। ठीक है, टीपू, तो किसानों की आय दुगुनी करने लगे थे, किसानों की समझ मांगी की आय दुगुनी नहीं करेंगे, उल्टा किसानों की आय छीन ली। हाँ ठीक है। और भी मेहमान है, उनसे भी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। पहला एक बार चुनावी जुमला है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, टीपू बोड़िया जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है? क्योंकि कर्मचारियों के हित में सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, दावा किया गया है कि सभी जो कच्चे कर्मचारी, चाहे वो एचकेआरएन के माध्यम से लगे हों या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे हों, उन सभी को पक्का किया जा रहा है, सेफ किया जा रहा है और सेवानिवृत्ति तक सेफ किया जा रहा है और उसी तरह से समान वेतन भी उनको मिले। देखिए, कोई भी सरकार है उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपने कच्चे कर्मचारियों के बारे में भी सोचे और पक्के कर्मचारियों के बारे में भी सोचे जी। जिस प्रकार जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने फैसला लिया कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का, लेकिन उसके बावजूद भी जो कर्मचारी है वो इससे संतुष्ट नहीं है। उसमें एक छोटा सा पहलू ये है कि इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है। जो एनएचएम के जो कर्मचारी थे उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग ये थी कि उनको रेगुलाइजेशन की पॉलिसी में डाल करके उनको जैसे और जो नियमित रूप से जो कर्मचारी है उनका हिस्सा बना दिया जाए। अगर आपको सभी को नहीं कर सकते, जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं या पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, आपको ऐसा सिस्टम बना करके उनको कर देते, क्योंकि कोई भी कर्मचारी है वो अपनी सिक्योरिटी चाहता है। अभी लंबे टाइम हरियाणा प्रदेश में एनएचएम में जितने भी कर्मचारी प्रदेश में एनएचएम कर्मचारी हैं उन्होंने धरना दिया। ऐसे एनएचएम के अंदर ऐसी हमारी बहनें हैं, ऐसी जो स्टाफ नर्स है या फिर कोई डॉक्टर है या कोई ऑपरेटर है, ऐसे भी कर्मचारी जो पिछले 25 साल से 26 साल से जब से एनएचएम की पॉलिसी आई है जो केंद्र सरकार ने जारी की थी तब से लेकर के अब तक काम कर रहे हैं और अब तक वो उनको पक्का नहीं किया गया। उनकी लगातार मांग है। तो जब तक कर्मचारियों को उनका पूर्ण रूप से उनका हक नहीं दिया जाएगा तो कर्मचारी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो आपको रेगुलाइज पॉलिसी में डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। विजेंद्र जी, किस तरह से देख रही है पार्टी इस फैसले को, सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया कर्मचारियों के लिए, कच्चे कर्मचारियों के लिए? विजेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? शायद विजेंद्र जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और प्रियदर्शनी जी, आपने सुना कि न सिर्फ कर्मचारी नेता बल्कि विपक्ष भी आपको इस मामले में घेरता हुआ नजर आ रहा है कि जो फैसला लिया वो पूरी तरह से चुनावी झुंझुना है, जुमला है, इस तरह के आरोप आप पर मढ़े जा रहे हैं। हितेंद्र जी, जब हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो जब किसी के ऊपर भी उंगली उठाते तो 3 उंगलियां हमारे ऊपर भी आती हैं। कुछ आंकड़े मैं बताना चाहिए, जीजीपी के हमारे प्रवक्ता ने बोला कि किस तरीके से आप इनको पक्का करिए, जो आप एनएचएम के कर्मचारियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही डेंजरस ज्ञान होता है।
एनएचएम के कर्मचारी इस समय, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपकी बारी में बिल्कुल नहीं टोकती हूँ, मुझे प्लीज टिप्पू जी कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। देखिए, जब आपको ये मौका मिला था तब आपने तो नहीं किया, लेकिन आज हमारी सरकार ये कर रही है, आप तो सरकार छोड़ के भी चले गए, क्योंकि हम आपको, आपकी जो मंशाएं थी वो खत्म हो गई, आपकी पार्टी ही खत्म हो गई है। तो खैर हम इस मुद्दे पे नहीं आते, मेन मादा के मुद्दे पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट हम लोगों ने डाला, ये पिटीशन हम लोगों ने डाली है कि अब जब एनएचएम के कर्मचारियों को पहले कभी भी हटाया जा सकता था, कभी भी उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते थे, कोई भी इनको कॉन्ट्रैक्टर हटा दिया जाता था। अब ये रूल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में आया है कि आप इस तरीके से कर्मचारियों को नहीं हटा सकते हैं। दूसरी बात कि 2018 में ही ये रूल लागू कर दिया गया था कि एनएचएम के कर्मचारियों को आप जो भी 6 पे कमीशन के थ्रू सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। उसके बाद भी हमारे कुछ एनएचएम के कर्मचारी भाई आए, अपनी हड़ताल पर थे और उनकी डिमांड थी कि उनको 7th पे कमीशन पे दिया जाए, वो भी सरकार ने एग्री कर लिया है, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। दूसरी बात, कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहती हूं कि 7वें वेतन आयोग को सबसे पहले अगर किसी ने लागू किया है हरियाणा में तो वो किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। न्यू एक्सप्रेस स्कीम, सरकारी कर्मचारी जो कि 52 साल से पहले अगर मर जाते हैं तो उनकी पत्नी को या परिवार के किसी व्यक्ति को अगर कोई नौकरी दिलाने का किसी ने ये फैसला लिया है तो वो हमारी सरकार ने लिया है, ना कि इनेलो की सरकार ने लिया है, ना ही कांग्रेस की सरकार ने लिया है। एक बात को हमें और ध्यान से समझने की जरूरत है, जिस तरीके से ये रोजगार बोलते हैं, तो मैं आपको एक आंकड़ा और बता दूं कि सिर्फ कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार ने 86,000 नौकरियां दी, जबकि हमने 10 वर्षों में कम से कम 1,40,000 नौकरियां उत्पन्न की हैं और अभी भी 50,000 की हमने घोषणा कर दी है सरकारी नौकरियां जो कि मिलेंगी। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये अपने आंकड़े बताएं कि इन्होंने क्या काम किया है। मैं बात करना चाहती हूं कि इनेलो के टाइम पे कितनी नौकरियां थी। इनेलो के टाइम पे सरकारी आंकड़ा है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ आंकड़ा नहीं, सरकारी आंकड़ा है, 15,000 नौकरियां मिली हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जिन नौकरी, जो 86,000 नौकरियां हैं वो पर्ची और खर्ची से मिलती थी, ये सबको मालूम है, बिना पर्ची के और बिना खर्ची के मिलती नहीं थी नौकरियां। यहां पे अब एचएससी की परीक्षा पास करके एक आम रिक्शे वाले का बच्चा, किसी जिसको कहते हैं एक वेंडर का बच्चा, आज उसको नौकरी मिल रही है। 10 साल में ये आपका दावा है और दूसरी सरकारों पर दूसरी बात नहीं, मैं एक हितेंद्र जी बस एक पॉइंट जहां तक ये इतने ही हितैषी हैं सफाई कर्मचारियों के, मैं आपको बता दूं, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी को 10 लाख का बीमा भी अगर किसी ने प्रोवाइड करवाया है, किसी को उपलब्ध करवाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया है। तो और दिव्यांग मतलब कि अगर कोई हैंडीकैप महिला है तो अगर उसको और मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है और उसको अगर वो काम करते वक्त अगर उसको हैंडीकैप हो जाती है तो उसके बाद भी सरकार उसको पेंशन दे रही है। अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसके बाद भी उसको जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता उसको भी आपके सारे फैसले नहीं मुझे जानने। आज कच्चे कर्मचारियों पर जो फैसला लिया गया मैं उसी पर बात कर रहा हूं। लगाना बंद ठीक है, आप ये दावा कर रही हैं कि ये जो फैसला लिया गया वो कर्मचारियों के हित में, लेकिन कर्मचारी नेता कह रहे हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं है। अमित ढिल्लों जी, आपको क्या आपत्ति है इस फैसले से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ तो फायदा इससे हो रहा है, सरकारी नौकरी की तरह ही आप पक्के हो रहे हैं, रिटायर होने तक आप पक्के लगे रहेंगे, वेतन आपका बढ़ता रहेगा। ये तमाम दावे इस एक्ट की तरफ से, अगर इस एक्ट में सरकार ने इंक्लूड किए हैं, ये सारी बातें अगर इसमें इंक्लूडेड हैं, तो फिर इसमें और जो आप चाहते हैं उसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है, क्यों आपकी आपत्ति है इस पर? हम इसलिए नाराज हैं जी, क्योंकि सरकार ने HKRN पार्ट 1 और पार्ट 2 में कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो स्वीकृत पदों पर प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं उनको समान काम समान वेतन दिया जाए। हरियाणा में सिर्फ हमारे पार्ट 2 को ही समान काम समान वेतन मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता, ना पार्ट 1 को मिलता ना HKRN को मिलता। HKRN पार्ट 1 को जॉब सिक्योरिटी दे दे, हमने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्ट 2 रेगुलाइजेशन पॉलिसी में नियमित होने का अधिकार रखता है। हमारी तो CM साहब से एक ही रिक्वेस्ट थी कि पार्ट 2 में लगे सभी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी
आदेश दे दिए कि जो स्वीकृत प्रॉपर तरीके से लगे हुए उनको आप नियमित कर सकते हो। हाईकोर्ट ने भी निर्देश दे दिए। उसके बाद भी हरियाणा सरकार हमारे को एक्ट दे रही है जो कि हमें मंजूर नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। यही हमारी सीएम साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना थी, यही खुल्लर साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि हमारे को सिर्फ रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए जी, जो पार्ट 2 में लगे हुए हैं। इन्होंने तो हमारे को HKRN और पार्ट 1 के साथ मिला दिया, क्योंकि जब वो प्रॉपर तरीके से लगे हुए नहीं है, उनको समान काम समान वेतन नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, तो उनको जॉब सिक्योरिटी देते। लेकिन पार्ट 2 को तो नियमित करना चाहिए। पार्ट 2 तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार समान काम समान वेतन भी 1 नवंबर 2017 से ले रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से यही निवेदन है कि दोबारा से हमारे को रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाकर नियमित किया जाए। जी प्रियदर्शनी जी, आप समझ गए इनकी जो आपत्ति है, जो ये चाहते हैं। अमित भाई ने जो बातें बोली हैं मैं बिल्कुल समझ गई हूं। और देखिए, मैं बता रही हूं कि जब पॉलिसी मेकिंग होती है तब हम कर्मचारी नेताओं को डेफिनेटली इसका संज्ञान भी लेते हैं और समझते भी हैं सारी बातें। अमित भाई की मैं बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। HKRM के तहत कर्मचारियों को जो फायदे होने हैं वो उन्होंने बताए हैं कि बेसिक वेतन बढ़ेगा, सालाना वेतन में वृद्धि भी रहेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी और रिटायरमेंट की उम्र तक भी नौकरी मिलेंगी। और जहां तक जो इन्होंने बताई हैं बातें, मुझे मालूम है और मैं जानती हूं कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये सारी की सारी बातें होंगी अगर आपने बोली हैं, और मुझे मालूम है कि इसमें भी कुछ ना कुछ पॉलिसी चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि हम कर्मचारी भाइयों के साथ नहीं है। ये स्वागत करने लायक पहल है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। अगर पिछली सरकारों को आप देखिए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वंचित वर्ग बना के सिर्फ और सिर्फ शोषित किया जाता था। 6-6 महीना आप लोगों को कर्मचारियों को सरकारें सैलरीज नहीं देती थी। साल भर ऐसा होता था कि महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आती थी और अपने बच्चे उनके रोते रहते थे, दूध पिलाने वाला कोई नहीं होता था। और लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की इतनी चलती थी तो उनको अपना काम करना पड़ता था, वेतन नहीं मिलता था। और ये सब कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये मैंने प्रत्यक्ष खुद देखा हुआ है। मैं मिली हुई हूं उन कर्मचारियों भाइयों से और बहनों से। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि सरकार ने अगर ये पहल की है, ये इसका बहुत बहुत साधुवाद हमें करना चाहिए। और जहां तक अमित भाई की जो सारी बातें हैं, मैंने उसको भी नोट डाउन कर लिया है। और अमित भाई, मैं आपसे वादा करती हूं कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। अभी आगे हुआ है, आगे भी और होगा। हाँ ठीक है, चलिए कहीं ना कहीं कुछ राहत का कदम सरकार ने उठाया तो उसका स्वागत होना चाहिए। सुरेश रोड जी, क्या इसका फैसले का स्वागत नहीं होना चाहिए जो कर्मचारियों के लिए नियमित करवा दिया जाए? नियमित, मुझे लगता है अमित जी, रेगुलराइजेशन और जो नियमित की बात है, आप जो कह रहे हैं नियमित होना चाहिए, तो सरकार ने यही तो कहा है कि आपकी सुरक्षा की गारंटी, आपकी जो सेवाएं आप दे रहे हैं उसको सुरक्षित करने का ही तो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। यही तो फैसला है। मैं आपको बताऊं अमित भाई, यही फैसला लिया गया है। आप लोगों को रिटायरमेंट प्लान दिया गया है। इसमें प्रमोशन नहीं होगी सर? होगी। इसमें वेतन बढ़ोतरी की बात भी कही गई है। मेरे को, हमारे को, मुझे अमित भाई, मैं पॉलिसी लेके आई हूँ, बिल्कुल मना कर दिया था सर, मेरे को खुद मना कर दिया था मीटिंग में। आपने जो फैसला लिया गया है आज, एक और है अमित जी, आज जो फैसला लिया गया, क्या उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है? हाँ जी अमित भाई, जो फैसला लिया गया उसके मुताबिक सीएम ने खुद पूरी जानकारी है जी मेरे को। मैं सीएम साहब के साथ भी मीटिंग में था जी। हाँ। और मैं खुल्लर साहब के साथ भी मीटिंग कर चुका हूँ। 3 मीटिंग हो चुकी है जी मेरी, और सीएम साहब के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। हम 5000 कर्मचारी हैं जी कुल पूरे हरियाणा में। नहीं वो तो ठीक है, आप 5000 हैं, लेकिन ये फैसला 1,20,000 कर्मचारियों के लिए लिया गया है। जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उन सभी के लिए फैसला लिया गया। आज का फैसला जो लिया गया वो आपने सुना है, साफ लिखा है इसमें कि सालाना वेतन वृद्धि में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, और इसमें जो आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं वो भी पॉइंट पे लिखा हुआ है। मैं इसकी कॉपी भेज दूंगी, आप दिखा दीजिएगा, अमित भाई को भेज दीजिएगा। मैं कॉपी लेके आई हूँ अमित भाई, आपको मैं भेज दूंगी, जो सरकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉपी है। जो नहीं, अगर ये बातें हैं हमारी खुल्लर साहब के साथ, उन्होंने हमारे को सारे फायदे वहाँ, लेकिन हमने वहाँ मना कर दिया था इसको लेने के लिए। हमने कहा सिर्फ रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए हमें। आपने पिछली बातों में क्या कहा, पिछली मीटिंग में क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जो फैसला लिया गया, आपको शायद उसकी पूरी जानकारी नहीं है। आज यही बताया गया। अगर ये सब बातें हैं तो क्या आप इस पॉलिसी से संतुष्ट हैं, इस एक्ट से संतुष्ट हैं, अगर ये सब चीजें उसमें हैं?
आपकी तो सारी बातें मान ली अमित भाई, हम तो लोगों ने। सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं जी, हम पार्ट 2 के तहत लगे सर। हाँ सर ये इन्होंने एचकेआरएन के साथ और पार्ट 1 के साथ हमारे को शामिल कर दिया इसमें, लेकिन हम पार्ट 2 के तहत सिर्फ 5000 कर्मचारी लगे हुए हैं पूरे हरियाणा में। हम पार्ट 2 के तहत अपनी अलग रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहते हैं। अगर ये हमारे आपको आपत्ति क्या है तरीके से लगे होते तो समान वेतन इनको भी मिलता। अमित जी आप कह रहे हैं हम 5000 लोग हैं जो पार्ट 2 के तहत लगे हैं, लेकिन और जो बाकी लोग हैं, क्योंकि टोटल 1,20,000 जो आंकड़ा दिया गया सरकार की तरफ से, जो कच्चे कर्मचारी लगे उन सबको पक्का कर रही है सरकार आपके साथ साथ, तो आपको इसमें आपत्ति क्या है? पक्का किया जा रहा है, आपको नियमित किया जा रहा है, जब तक आप रिटायर्ड नहीं होते तब तक, तो इसमें क्या आपत्ति है? इंक्रीमेंट मिल रहा है आपको, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, टीएडी जो भी सुविधाएं, जो एक सरकारी सुविधाएं, वो सब मिल रही है। इस पूरी पॉलिसी में क्लियर कट लिखा हुआ है। आवाज तो नहीं आ रही है, चाहे आप कहीं भी हो, वो वेतन मिल रहा है 1 नवंबर 2017 से जी। तो इसलिए अमित भाई इसमें तो आपको साधुवाद कर्मचारी को ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार समान काम समान वेतन मिल रहा है सर, और अन्य किसी भी कच्चे कर्मचारी को अमित जी मैं आपको कुछ समय देता हूं, कुछ समय बाद में फिर से आपके पास आऊंगा, और भी मेहमान हैं, मैं उनसे भी टिप्पणी ले लेता हूं, लेकिन तब तक एक बार आप जाइए सीएम नायब सैनी के पेज पर जाइए, सोशल मीडिया हैंडल पर जाइए, और जो उन्होंने फैसला लिया है उसको सुन लीजिए। उन्होंने शायद अपना बयान भी साझा किया है और वैसे भी टेक्स्ट में भी वहां पर होगा, एक बार जानकारी पूरी ले लीजिए इस एक्ट के बारे में। उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, फिर आपसे जानूंगा कि क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं है जो फैसला लिया गया है। मैं तब तक सुरेश जी से इस पर प्रतिक्रिया लेता हूं। सुरेश जी आपको क्या लगता है, क्योंकि जो कर्मचारियों की मांगे हैं कहीं ना कहीं वो मांगे पूरी हो रही हैं आज, भले ही सरकार को पूरा 10 साल होने को है, अब चुनाव बिल्कुल मुहाने पर हैं, उस वक्त पर यह फैसला लिया गया हो, लेकिन कर्मचारियों के तो हित में कहीं ना कहीं बात है। जितेंद्र जी, कर्मचारी नेता अमित जी ने अभी आपके सामने बताया, और ये वही फैसला है जिसके बारे में अमित जी ने कहा कि वो सीएम साहब से भी मिल के आए थे और खुल्लर साहब से भी मिल के आए थे, जो सीएम साहब को चलाते हैं। ठीक है, खट्टर साहब को भी खुल्लर साहब चलाते थे और नायब सिंह सैनी जी को भी खुल्लर साहब चलाते। सर वो तो हर सरकार कोई अधिकारी ही चलाते हैं, ये तो ठीक है सुरेश जी, ये तो ठीक है। सुरेश जी हुड्डा साहब को तो दिल्ली से चलाते थे। नहीं ठीक है, चलिए चीफ मिनिस्टर नहीं बदले ना, हम ये कह रहे हैं मुखोटा चीफ मिनिस्टर है जो अभी बना है, इसको वही खट्टर साहब का स्टाफ चला रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री आता है अपने मनपसंद अधिकारी रखता है, लेकिन ये खट्टर साहब के लोग हैं। मतलब जनता को गुमराह करने के लिए, ओबीसी की वोट हथियाने के लिए सैनी साहब का चेहरा आगे कर दिया, लेकिन हरियाणा को ओबीसी और पूरे देश को ओबीसी, मुखोटे को कभी वोट नहीं देता। वो अगर सही ओबीसी वो ठीक है, ओबीसी को ओबीसी वोट देगा नहीं देगा, काम कितना करते, ये ठीक है, ये आपके आरोप हैं, ये आपके मैटर ये करता है। हाँ, ये आपके चुनावी आरोप हैं, साहब तो ये चुनावी वार पलटवार हैं, ये ठीक है अपनी जगह, आप लगाते रहिएगा इस तरह के आरोप के मुखौटा सरकार है, ये है वो है, लेकिन जो फैसला लिया गया मैं उस पर आपसे प्रतिक्रिया ले रहा हूं सर। जिस तरह की बातें कही गई है कर्मचारियों के लिए, क्या आपको लगता है कि वो कर्मचारियों के हित में फैसला लिया गया है? नहीं, कर्मचारी नेता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम मुख्यमंत्री जी को भी एक के आए थे, खुल्लर साहब को भी एक अमित भाई ने तो पढ़ा ही नहीं है आज की पॉलिसी। सुरेंद्र जी नहीं, उन्होंने सुरेश जी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है पूरा। प्रियदर्शनी जी मैं आऊंगा आपके पास। प्रियदर्शनी जी वो पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि क्या है ये। नहीं सुरेश जी, मुख्यमंत्री जी की सुरेश जी वो थोड़ा सा टेक्निकलिटी में उलझे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा 5000 लोगों का मामला है, बस उन्हें पक्के कर दो, उनको बाकी कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार ने तो 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करने का फैसला लिया है एक अलग एक्ट के तहत, और साथ ही साथ उनका जो वेतन बढ़ाने की बात भी है, प्रमोशन की बात भी है, इस तरह की तमाम बातें हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, जिस तरह की बातें सीएम की तरफ से कही गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे लगता है अमित जी अब दोबारा से जुड़ेंगे तो वो पूरी जानकारी के साथ जुड़ेंगे, उनको पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर ये सब बातें हैं तो क्या ये फैसला कर्मचारियों के हित में है या नहीं? सुरेश जी। अमित जी, मैं तो एक बात और बताना चाहता हूँ, प्रियदर्शनी जी को भी बताना चाहता हूँ। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, प्रियदर्शनी जी आप तो पढ़े लिखे, उन पर ज्यादा विश्वास मत कर लेना। उन्होंने तो फतेहाबाद में कांग्रेस के समय में हुए विकास कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के नाम से पढ़ दिया, और जब ये खुलासा हुआ ठीक है, आप कुछ ज्यादा ही चुनावी बातें कर रहे हैं। फिर इस तरीके से बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। ठीक है, ये इस तरह की बातें राजस्थान में भी हमने देखी है, इस तरीके से डराया था हुड्डा साहब ने। सुरेश जी, ये राजस्थान में भी हमने देखा है कि
किसी दूसरे साल में पिछले साल की पढ़ दी जाती है कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तरफ से, वो एक अलग विषय हो जाता है। उस तरह की बातों पर नहीं जाऊंगा। टीपू पोड़िया जी, जिस तरह का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, ठीक है, उन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं, तो कैसे किसी दूसरे के कार्य को बोलेंगे? जो अधिकारी सुनिश्चित करके देते हैं, लिस्ट बना के देते हैं, उसी को बोला जाता है। वो एक अलग विषय, आप अलग जगह जा रहे हैं। टीपू पोड़िया जी, हाँ ठीक है, वो उनकी गलती रही होगी, वो अलग बात है। टीपू पोड़िया जी, ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, जिस तरह की बातें कही जा रही है, जिस तरह की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कही है, क्या क्योंकि चुनाव का वक्त है तो ये तो बात कही जाएगी कि चुनावी मौसम में ये फैसला लिया गया, लेकिन इससे कुछ तो फायदा होगा उन कच्चे कर्मचारियों को जिनको पक्का करने का ऐलान सीएम की तरफ से किया गया? देखिए अतेंद्र जी, सरकार जब भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लेती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी एक्ट बनाती है, ये हो सकता है कि कर्मचारियों की जो मांग है वो संपूर्ण रूप से ना मानी जाए, लेकिन फायदा कम या ज्यादा होता जरूर है। वो होता है कम हो, वो उनकी कर्मचारियों की उम्मीद पर सरकार ना उतर पाए, ये हो सकता है। जिस प्रकार अमित ढिल्लों जी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जब अमित ढिल्लों जी अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने जो इस एक्ट में जो कमियां खामियां बताई, उन्होंने किस प्रकार बताया कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ जब मीटिंग हुई तब उसमें भी था, जब खुल्लर साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें भी था। तो प्रियदर्शनी जी ने कहा कि ठीक है, मैंने ये पॉइंट नोट कर लिया जब HKRN की बात हो रही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रियदर्शनी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, मैं उनको एक चीज और नोट करने के लिए कहूंगा। अभी हाल ही में कुछ समय पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर CRID के माध्यम से, यानी कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तहत 6000 CPLO की वैकेंसी निकाली गई। उन 6000 CPLO की वैकेंसी में 2 एग्जाम लिए गए। 2 एग्जाम लेने के बाद CPLO भर्ती किए गए, जिसमें से 3200 के आसपास बच्चे भर्ती किए गए। उनको किसी को लोकल ऑपरेटर के तहत काम दिया गया, किसी को एज ए CPLO दिया गया, लेकिन उनका जो वेतन है वो मात्र 6000 रुपए महीना बनता है। वो भी CPLO का 6000 रुपए महीना बनता है, जो लोकल ऑपरेटर है उसका कुछ नहीं बनता। आप ये बात भी नोट कर लीजिए, क्योंकि 3-3.5 हजार जो हमारे वो भाई बहन हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं, वो इस मामले में कई बार सरकार के अनेक मंत्रियों से मिल चुके हैं, DC के माध्यम से ज्ञापन दे चुके हैं। उनके बारे में विचार करने की जरूरत है। आपके चैनल से माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, जो CRID के माध्यम से जो बच्चे लगे हैं, उनके बारे में भी कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए ताकि उनको 6000 रुपए महीना किसी का गुजारा नहीं चलता, उनको भी 18-20 हजार रुपए महीना का कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए। आपकी बात रखिए प्रियदर्शनी। टीपू जी, मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द में मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। CRID के आपने जो कर्मचारियों के बारे में सोचा है, ये आपने सरकार से हटने के बाद क्यों सोचा? पहले ही सोच लेते। 4.5 साल तो आप लोग भी सरकार में थे। तब अगर हमारे डिप्टी CM से अगर पूछा जाता था दुष्यंत चौटाला जी से कि क्या काम किया है, तो उन्होंने कहा जी मैंने लाइब्रेरी बनवाई है। आप ये सोचिए कि एक डिप्टी CM अगर ये बात बोल रहे हैं कि जो सरपंची का काम है, टीपू जी आपको ठीक करना, हमारे सरकार से बाहर जाने के बाद CRID का जो रिजल्ट आया है, नहीं आपको ठीक करना नहीं, और आपने, मैं आपको और चीजें, टीपू जी मैं आपकी बड़े ध्यान से टीपू जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने बिल्कुल नहीं टोका था, मुझे प्लीज समझाने दीजिए। कर्मचारियों के बारे में इन्होंने वादा किया था, इनकी सरकार ने वादा किया था कि गुड़गांव में 75% हरियाणा के लोगों को, जो डोमिसाइल हरियाणा के हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा। 4.5 साल ये सरकार में रहे। मैं तो टीपू भाई से पूछना चाहती हूँ कि टीपू भाई आपने ये क्यों नहीं किया? काश आप ये 4.5 साल ये कर लेते। वो कोई बोले जो सरकार में नहीं था, आप तो खुद हमारे साथ सरकार में थे। उसके बाद गठबंधन हमने वापस लिया। आप तो सच में चाहते थे कि हमारे साथ गठबंधन में बने रहे, लेकिन हम अलग हुए आपसे। हुआ रहा नहीं रहा वो एक अलग। और आज आपकी पार्टी, माफ करिएगा टीपू जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन आज आपकी पार्टी हाशिए पे आ गई है। टीवी पे बैठ करके बोलना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। वही मैं भी बोल रही हूँ, बिल्कुल बोल रही हूँ। आरोप लगाना बहुत आसान है। आगे बढ़ूंगा, आप सरकार का जवाब ले लीजिए। आपस में सीधा एक दूसरे पर आरोप 75% आपके मैनिफेस्टो में प्रियदर्शनी जी और टीपू जी और प्रियदर्शनी जी, मुझे चर्चा में आगे बढ़ना है, आपस में उलझिए मत। विजेंद्र रेड्डी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र जी, जिस तरह का ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं की तरह
अब जो आउटसोर्सिंग पे या एचकेआरएन के माध्यम से जो कर्मचारी लगे हैं उनको सेवाएं मिलेंगी और सेवानिवृत्ति तक वो काम करते रहेंगे। इस तरह की जो सुरक्षा दी गई है उनको नौकरी की, तो उसको लेकर के क्या ये समझा जाए कि सरकार ने पूरी तरह से ये सिर्फ चुनावी एक झुंझुना कर्मचारियों को पकड़ा दिया है या फिर इसका वाकई उनको लाभ मिलने वाला है? हितेंद्र जी, सर्वप्रथम तो विनम्रता पूर्वक मेरा आपसे ही एक प्रश्न है। मैं लगभग 40 मिनट से आपको सुन रहा हूं और हमारे को बिल्कुल भी आपने मौका नहीं दिया और इनके दो विजेंद्र जी मैं आया था आपके पास, विजेंद्र जी मैं आया था आपके पास, तो हम उम्मीद करते हैं कि साथ साथ हाँ जी नहीं सर, मैं कनेक्ट था, मैं आपकी पूरी आवाज सुन रहा था लेकिन आप तुरंत ही आगे चले गई। मुझे आवाज सुनाई दे रही थी आपकी, तो कृपया ऐसा ना करें बर्ताव, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। नहीं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो एक अलग विषय। जी हाँ, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा ये निवेदन है आपसे कि ऐसे हम यहाँ पर ये प्रियदर्शनी ने पूरी भाषण उठा दिया, 10 के 10 साल का भाषण इनको सुनने के लिए थोड़ा बैठा हूँ मैं, मुझे भी अपने विचार रखने थे सर। अब आपको मौका दिया गया है, अब आपको आपके विचार रखने का मौका दिया गया, अब आप विचार रख नहीं रहे हैं। हाँ तो उपलब्धियां बता रही, पहले बुरा तो लगा है ना। अब दूसरी बात यह है, जिस प्रकार से हमने अभी यहाँ प्रियदर्शनी जी ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण सुना, सबसे पहली बात तो यही होती है कि सरकार जिस वर्ग के लिए कोई फैसला लेकर के आती है और वही वर्ग यदि उसमें नाराजगी जाहिर कर देता है तो कहीं न कहीं उस फैसले में कोई कमी रही है, तभी तो नाराजगी जाहिर करता पड़ा ही नहीं है। सरकार आजकल दिन प्रतिदिन डेली कैबिनेट की मीटिंग में फैसले पर फैसले ले रही है और इतने सारी घोषणाएं की जा रही हैं, तो इन घोषणाओं से कोई भी नहीं नकार सकता कि ये घोषणाएं केवल और केवल चुनावी जुमले हैं। चुनाव के मद्देनजर देखते हुए इनको जो लोकसभा के चुनाव में आभास हुआ, ये 10 से 5 पर आकर के खड़े हो गए, 15% इनका वोट परसेंटेज गिरा, इससे ये पूरी भयभीत हो गई है और क्योंकि ये सत्ता के लालची आदमी है, अब ये दोनों हाथों से सोच रहे हैं कि प्रदेश की जनता को जो दिया जा सके वो देने की घोषणा कर दी जाए। इस वजह से ये घोषणाओं के ऊपर घोषणा कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन घोषणा ही घोषणा हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें हितेंद्र जी कि पूर्व की सरकार, पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कानून बना करके जाते हैं और अभी नायब जी उन कानूनों को बदलने का काम करते हैं, उनके नियमों को बदलने का काम करते हैं, मुख्यमंत्री को बदला जाता है। तो इन बातों से तो ये जाहिर होगा कि ये सरकार बहुत डरी हुई है, इनको आभास हो चुका है कि तुम्हारा शासन नहीं आएगा, इसलिए जो भी घोषणा की जा सके करने का काम करो जी। इसलिए घोषणा की जा रही है और केवल जो है ना चुनावी जुमले हैं। अभी इस घोषणा में भी जो कच्चे कर्मचारियों के ऊपर मैं आता हूं, 1,20,000 कर्मचारियों को इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये नहीं कहा इनको रेगुलराइज किया जाएगा, इन्होंने नहीं कहा इनको पक्का किया जाएगा, इन्होंने कहा कि इनको सुरक्षित किया जाएगा। देखिए ये वर्ड बड़ा समझने वाला है जी। क्या आज तक किसी भी कच्चे कर्मचारी को पक्का किया गया? ये वर्ड हमने नहीं सुना कि इनकी नौकरी को सुरक्षित किया जाता है अप टू पेंशन। इनको ये नहीं कहा गया भाई हम पक्का कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इनको करना था, ये हमारे साथी जो ढुल ने बात उठाई, जो 5,000 कर्मचारी है, सुप्रीम कोर्ट का इनका फैसला आ चुका है, 1,15,000 कर्मचारियों को बेनिफिट दे रही है सरकार। हम स्वागत भी करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं जिन कर्मचारियों को मिला है, जो भी मिला है या मिलेगा। और इन 5,000 का यदि कोई फैसला था तो उनको अलग से कंसीडर किया जाना चाहिए था। जिस प्रकार से हमारे जेजेपी के साथी ने आवाज उठाई है, सीपीएलओ उनका क्या कसूर है, वो भी हरियाणा के कर्मचारी है। एनएचएम का क्या कसूर है, इतने दिनों से आंदोलनरत है, बेशक वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ मिशन में वो लगी हुई हैं, लेकिन वो हमारे भाई, हमारी बेटियां, हमारे हरियाणा प्रदेश की ही हैं। उनके साथ ही 1,20,000 आज न पक्के नहीं सुरक्षित हो रहे हैं, और तो उनको सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की जा रही है? उनको भी सुरक्षा का रास्ता निकालना चाहिए। बेशक वो नेशनल मिशन में लगे हुए हैं, बट वे हरियाणा के ही निवासी है, हरियाणा के ही बच्चे हैं। सबसे अगली बात और महत्वपूर्ण बात जो है हितेंद्र जी, ये घोषणाएं हैं, ये घोषणाएं हैं, चुनावी घोषणाएं हैं। सितंबर महीने में आचार संहिता लगने जा रही है और एक एक्ट लाया जाएगा,
और उस एक्ट के तहत इनको सुरक्षित करने का काम किया जाएगा। वो एक्ट कब तक आएगा कि नहीं आएगा? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 1 महीना पहले गोहाना में रैली करके इसी प्रकार अनेकों घोषणाएं की थी और उन घोषणाओं का परिणाम क्या हुआ? आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में अनेकों युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जान लेने का काम किया था। ऐसे ही घोषणाएं ये आज की जा रही हैं। क्या ये घोषणाएं हकीकत में लागू होंगी या लागू हो जाएंगी, इसकी श्योरिटी हरियाणा प्रदेश के निवासियों को आज हमारे जो प्रवक्ता है प्रियदर्शनी, हमारी छोटी बहन, हम आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से इन सभी घोषणाओं की लागू होने की सिक्योरिटी भी चाहते हैं, आश्वासन भी चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले लागू हो जाएंगी या केवल मात्र घोषणाएं होकर के फिर बड़े आंदोलन का कारण बनेगी और प्रदेश के युवाओं को फिर अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जो आप कर सकते हैं वही घोषणा करें और फालतू की इधर उधर की घोषणा करके लोगों को गुमराह ना करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए, अब इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवाने का तो काम कर दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर लेकर के कौन आने वाला है। इन्होंने ये नहीं बताया कि हरियाणा प्रदेश में सबसे मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन को किसने बनाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ है, कि स्कूलों को खत्म करने का किसने काम किया है। ठीक है, ये अलग जो है हॉस्पिटल में स्वास्थ्य इन मुद्दों पर चर्चा होती भी रही है विजेंद्र जी, और मुझे लगता है आपकी जो बात है वो पूरी हो गई है। ठीक है अमित जी, मुझे लगता है अब आपको पूरी जानकारी हो गई होगी कि सरकार ने क्या फैसला लिया है, क्या एक्ट बनाने जा रही है सरकार। अब आप बताइए इस पर क्या वास्तविक स्थिति है, क्या आपको लग रहा है ये जो फैसला सरकार ने लिया है उसको लेकर के? सर, इसमें जो रेगुलर को कैशलेस मेडिकल मिलता है ना, तो वो है ना प्रमोशन है सर। इसमें हमने पता कर लिया है, प्रमोशन भी नहीं। और एक डीए रेगुलर को 50% डीए मिलता है। इसमें वो क्लियर करे, बहन जी लाइन पे है, ये क्लियर करे इसमें 50% डीए हमारे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और क्या आपत्तियां हैं आपकी? और क्या है जी, जैसे इस जो एक्ट आज लाई है सरकार, उसमें अगर कोई 20 साल की सेवा पूरी कर लेता है उसका अधिकतम वेतन 40,710 बढ़ता है ITI इंस्ट्रक्टर का। और अगर सरकार उसको रेगुलर करती है, बेसिक और डीए को मिलाकर उसका 53,100 बनता है और सारे बेनिफिट मिलाकर 59,182 बनता है, जबकि इस एक्ट के तहत 40,710 बढ़ता है। तो इसमें हमारा नुकसान है जी। और जिसमें हम पार्ट 2 के कर्मचारी रेगुलर होने के हकदार हैं, तो सरकार ने हमारे को रेगुलर करना चाहिए था। और हमें सरकार से बहुत उम्मीद थी कि सरकार हमारे को रेगुलर करेगी, क्योंकि सीएम साहब ने भी और खुल्लर साहब ने हमारे को बोला था कि 15 अगस्त को हम आपकी घोषणा कर देंगे। तब हम 15 दिन के बाद वहां धरने से उठकर करनाल से घर आए थे। जी प्रियदर्शनी जी, ये तमाम जो आपत्तियां जताई गई हैं अब अमित ढिल्लों जी की तरफ से, उसमें कहा गया, और जहां तक मेरी जानकारी है कि 50,000 से ज्यादा जिनकी तनख्वाह होगी तो उनको इसका फायदा भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात बोलने वाली थी। और जहां तक इन्होंने बोला है कि जिसको कहते हैं ये पक्के नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। और इन्होंने एक जो बोला है कि वेतन वृद्धि या प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन के बारे में आपने बात की है। मैं आपको कॉपी भेज दूंगी हितेंद्र जी, प्लीज इनको अमित भाई को कॉपी भेज दीजिएगा। ऐसी बात नहीं है अमित जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ, मेरे पास कॉपी है, आप कॉपी पढ़ लीजिएगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो पे लिखती है। क्योंकि विजेंद्र भाई की भी बातें मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी, तो मुझे लगा कि इसका भी जवाब मुझे देना चाहिए कि हम एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। नहीं, उसका जवाब मैं आपसे लूंगा, उसका जवाब मैं आपसे लूंगा कि जो ये चुनावी घोषणाएं की जा रही है वो कब तक पूरी तरह से लागू होंगी, उसका भी जवाब मैं आपसे लूंगा। लेकिन अभी अमित जी की समस्या जो है, अमित जी की जो आपत्तियां हैं, जो डीए लागू नहीं करने की बात है, जो 50,000 से ज्यादा वेतन वालों को इसमें जो फायदा नहीं मिलने की बात है, उनका जो कंफ्यूजन है उसको पहले क्लियर कीजिए आप। इसमें सारे कर्मचारी इंक्लूड हैं, जो भी सफाई कर्मचारी, जो भी कच्चे कर्मचारी थे वो सारे इंक्लूडेड हैं। जिसमें सिर्फ वो 5,000 कर्मचारी नहीं है अमित भाई, 1,20,000 कर्मचारी इसमें लाभ लेंगे। तो इसमें वो हर कैटेगरी आएगी और सबके लिए वो सामान्य है। अगर ये पॉलिसी आई है
तो ये सबके लिए इक्वल है, सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कोई भेदभाव कि आप लोगों के साथ कोई भेदभाव होगा। यकीन मानिए ये सरकार आप लोगों की सरकार है, आपके लिए सरकार है, और नायाब सिंह सैनी आपके खुद के मुख्यमंत्री हैं, ना कि ऐसे वर्ग के हैं जिनको मैं एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ना कि विजेंद्र भाई प्लीज, मैं आप बोल रहे थे मैंने सुना, प्लीज 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 आप जल्दी से पूरा कीजिए, समय कम है। और मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है ये जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिरादरी के बारे में सोचते हैं और खुलेआम बोलते हैं कि मुझे किसी और बिरादरी के वोट चाहिए ही नहीं। ठीक है, 36 बिरादरियां हैं। विजेंद्र जी आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, वो भी पूछ लीजिए, फिर मैं प्रियदर्शनी जी के पास जाऊंगा। और अब क्योंकि चुनावी समय है और इस तरह की जो घोषणाएं हैं उन पर भी जवाब मैं उनसे लूंगा। मैंने बिल्कुल मुख्यमंत्री जी की लाइव पीसी को सुना है। प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी जी, अमित भाई एक मिनट, मैंने प्रियदर्शनी जी मैंने सुनी है, मैंने पीसी सुनी है सीएम साहब की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो न्यूनतम वेतन होगा, न्यूनतम वेतन के ऊपर जो डीए मिलेगा वो डीए दिया जाएगा प्रारंभिक रूप से, और उसमें जो ऑलरेडी डीए चला हुआ है, न्यूनतम वेतन के ऊपर ऑलरेडी जो डीए मिल रहा है वो नहीं दे करके जो इस वर्ष जो इस योजना में बढ़ेगा 6 महीने में, वो डीए उस न्यूनतम वेतन के ऊपर मिलेगा। और दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है, जो 50,000 न्यूनतम वेतन ले रहा होगा वो इस स्कीम में शामिल नहीं होगा। ये बात भी कही है, इस बात को भी आप क्लियर कर दे, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं। मुझे हैरानी हो रही है कि विजेंद्र भाई की भी मैं मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन मुझसे ऐसे व्यक्ति सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने अपने समय में सिर्फ 15,000, और ये सरकारी आंकड़ा है, इनको भी मालूम है कि मैं सही बोल रही हूँ, 15,000 नौकरियां दी हैं। ठीक है, वो इसीलिए सत्ता में नहीं है, इसीलिए वो सत्ता से दूर है, कांग्रेस भी इसीलिए सत्ता से दूर है 10 साल से, लेकिन अब आप सत्ता में हैं और अब 10 साल पूरे होने वाले हैं। प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी जी, ठीक है, क्लियर करो आप। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ठीक है, जो भी बातें हैं, जो भी आरोप प्रत्यारोप है वो ठीक है आपके, लेकिन जो यहाँ पर बात है चुनावी समय की, ये टाइमिंग की, अब 10 साल पूरे होने को है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में, और बिल्कुल ठीक चुनाव की घोषणा से पहले, आचार संहिता लगने से पहले इस तरह के तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। अब आपको किसान भी याद आ रहे हैं, 24 फसलों पर एमएसपी लेने की बात कर रहे हैं, अब आपको महिलाएं भी याद आ रही हैं, अब आपको 500 रुपए का सिलेंडर भी याद आ रहा है, जब विपक्षियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सरकार में आने के बाद 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, अब आपको कच्चे कर्मचारी भी याद आ रहे हैं। क्या इसी का असर है, क्या इसी का असर है जो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, क्या उससे डरी हुई है वाकई? पहली बात तो ये जो लोकसभा के चुनावों के परिणाम के बारे में ये बात करते हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है, क्योंकि इनेलो के तो 1.40 नहीं, मैं सिर्फ इनेलो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, और नहीं मैं कांग्रेस की भी बात कर रही हूँ, कांग्रेस की भी बात कर रही हूँ। अगर हम देखिए आप अपनी बात करो ना। हाँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बिल्कुल बात कर रही हूँ, मैं इसका आंकड़ा बता रही हूँ। अपनी बात कर लो, अपनी बता दो। नहीं, मैं अपनी बता रही हूँ कि अगर आप लोकसभा के आंकड़ों को अगर डिवाइड करें विधानसभा के चुनावों में, तो अभी भी हम लोग 46 सीटों में कांग्रेस से आगे हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस इस मुखालफे में ना रहे कि किस तरीके से ये इनको गलतफहमी है कि ये विधानसभा का चुनाव जीत रहे, और पता नहीं इनको कौन सी गलतफहमी की सरकार में आ रहे हैं। सरकार में इस समय भी, जब चुनाव होने के बाद भी हम ही आ रहे हैं, नायाब सिंह सैनी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसमें हमें कोई संशय नहीं है, जनता को कोई संशय नहीं है। सुरेश जी, अभी तक आपको लग रहा था लोकसभा चुनाव के बाद अति उत्साहित अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखाई दे रही है कि 5 सीटों पर जीत हुई है लोकसभा में और कांग्रेस की सरकार आ रही है प्रदेश में, लेकिन अब जो घोषणाएं हो रही हैं सरकार की तरफ से, जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पर? इन घोषणाओं से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का जनता के बीच में मजाक बना हुआ है, कोई भी सीरियसली नहीं ले सकता, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये एक भी घोषणा को इम्प्लीमेंट कर दें। 2022 तक इन्होंने किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी। 9.5 साल में डबल इंजन की सरकार, जो पूरे विश्व में जिसका डंका बज रहा है, वो तो अपने वादे नहीं पूरे कर पाया। नायब सिंह सैनी का क्या जो कर देगा पूरे। नरेंद्र मोदी जी जो ये कहता था कि मैं तो बायोलॉजिकल भी नहीं हूँ, भगवान का रूप हूँ, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, वो ना तो डबल आमदनी कर पाया, दुगनी आएगी बात की भी 22 में, 24 आ गया आज। जो व्यक्ति चाइना पे कब्जा करवा के बैठ गया,
हिंदुस्तान की भूमिका। हुड्डा साहब के सामने में जो नर्स को तनख्वाह मिलती थी 8,000, आज उसी नर्स को तनख्वाह मिल रही है 70,000। कितने रोजगार दिए बताइएगा? मैं बता रही हूँ ना आपको, हुड्डा साहब के समय में एक NHM की कर्मचारी। प्रियदर्शनी जी मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं बता देती हूँ, मेरे पास हुड्डा साहब के समय में सुरेश जी 8,000 तनख्वाह मिलती थी एक नर्स को, आप भी जानते हैं ये। आज उसी नर्स को 6 पे कमीशन के थ्रू सारी सुविधाएं TADA भी मिल रहा है, 70,000 के करीब तनख्वाह भी मिल रही है। आप अपना कार्यकाल देखिए। चलिए ठीक है टीपी बोरिया जी, ठीक है, आपस में मत भिड़िएगा, आपस में मत भिड़िए। प्रियदर्शनी जी, सुरेश रोड जी, मुझे बिल्कुल वक्त की बहुत कमी है, अब वक्त लगभग पूरा हो चुका है, मुझे आपके कमेंट लेना है। टीपू बोरिया जी, ठीक है, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी आप दोनों की। नहीं ठीक है, अपनी बात रखिए सिर्फ। टीपू बोरिया जी, आपको क्या लगता है, क्या इन फैसलों का, जो फैसले अब सरकार ले रही है चुनावी वक्त पर, क्या इनका असर पड़ेगा चुनाव पर, वोटिंग पर? देखो अतेंद्र जी, हरियाणा की जनता काफी जागरूक है। अगर कोई ऐसी घोषणा जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसका तो जनता स्वागत करेगी। अगर वो घोषणा सिर्फ घोषणा तक रह जाए और उससे पहले चुनाव जनता के बीच में आ जाए तो जनता तो अपने मत से, अपने मत की ताकत से, अपनी बुद्धि से फैसला लेती है कि ये सिर्फ चुनाव के टाइम की गई घोषणा है और इसका धरातल पर कोई आधार नहीं है। जी विजेंद्र जी, क्या विधानसभा चुनाव पर इन घोषणाओं का असर पड़ेगा, आपको भी लगता है, या फिर मजाक बन करके रह जाएंगी ये घोषणाएं? नहीं हितेंद्र जी, इन घोषणाओं का जरा सा भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता जान चुकी है कि जिस प्रकार से घमंड में ये सरकार आ चुकी थी और एक के बाद एक जनविरोधी फैसले लागू कर रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार को झुकना पड़ा है, अपने फैसले वापस लेना पड़ा है। अब तो प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि ये कितनी भी घोषणाएं कर ले, इनको पूरा झुका करके ही छोड़ेंगे और प्रदेश से भगा करके ही छोड़ेंगे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अंत में मैं आपको कह दूं हितेंद्र जी, अब तो हाथ ही लगा के चश्मा चलेगा, ना रहेगा हाथ का पंजर, ना कमल खिलेगा। बताइए, आपको हाथी की जरूरत पड़ रही है सवारी के लिए? ठीक है, कर्मचारी वर्ग से ठीक है प्रियदर्शनी जी, आपको विश्वास है प्रियदर्शनी जी, ये हालात हो गए आप लोगों के हरियाणा में, माफ करिएगा, आप लोगों की हरियाणा, आप लोगों के हालात ये हो गए कि बिना हाथी के ठीक है। कर्मचारी वर्ग से हमारे साथ अभी ढिल्लो जी भी आज इस चर्चा में है, उनके वर्ग का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अमित ढिल्लो जी, एक आखिरी कमेंट अमित ढिल्लो जी मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि कर्मचारी वर्ग के लिए कहीं ना कहीं एक कर्मचारियों के हित में ये फैसला आज सरकार ने लिया है, तो क्या कर्मचारी वर्ग इससे सरकार की तरफ प्रभावित होगा? क्या और उम्मीद है अब आपको सरकार से कि अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार आती है तो और कर्मचारियों के हित में फैसले होंगे? क्या आपको ऐसा लगता है, या फिर चुनाव पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? हम तो सीएम साहब से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्ट 2 के तहत लगे 5,000 कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाकर नियमित किया जाए। जी चलिए, क्योंकि जो पॉलिसी एक्ट इन्होंने बनाया है उसमें 50,000 से ऊपर सैलरी वाले को इन्होंने शामिल नहीं किया है। हाँ। और जबकि रेगुलर होते ही हमारी सैलरी 60,000 के लगभग बनती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, कच्चे कर्मचारी करीब 1,20,000 ऐसे कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनकी नौकरी को उनके रिटायरमेंट तक सुरक्षित करने की बात सीएम नायब सिंह सैनी ने कही है। हालांकि अब यह देखना होगा कि जो फैसला लिया गया इसका कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, और कर्मचारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्या कितना फायदा होगा, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।